नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश की 542 लोकसभा सीटों पर लगातार काउंटिंग जारी है। एक सीट के नतीजे पहले आ चुके थे, इसलिए 542 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन आगे जाता दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी आ गए है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। एनडीए गठबंधन को यहां पर 39 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन को 40 और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बसपा शून्य पर सिमटती हुई दिख रही है। पार्टी वाइज अगर बात की जाए तो बीजेपी 37 सीटों पर, सपा 33 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। हालांकि 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर बढ़त का अंतर सिर्फ 10,000 का है। इधर अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के शर्मा ने स्मृति ईरानी को 65,000 वोटों से पीछे कर दिया है। ये नजारा बड़ा दिलचस्प है। सहयोगी ऋषिका हमारे साथ में जुड़ी हुई है। ऋषिका, किस प्रकार से हम देखें इसको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 से 4 राज्यों में बड़ी चुनौती थी, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि जो शुरुआती रुझान आए हैं हमारे पास 1 बजे तक की अगर हम बात कर ले तो उन रुझानों में हम देख रहे हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये वो 3 राज्य जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वो राज्य भी है जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें भी थी। सबसे ज्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश से थी। पिछली बार जहां से 62 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार की जब हम यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये जो जोड़ी है वहां पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप संविधान की बात कर ले, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की ओर से संविधान की किताब सभाओं में लहराई गई, संविधान को लेकर बातचीत की गई, जाति के समीकरण बिठाया गया, तो कहीं ना कहीं राहुल अखिलेश की जोड़ी यहाँ पर कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी हाथ के साथ साथ साइकिल भी वहां पर चल रही है। और संविधान को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी, संविधान का जो फॉर्मूला विपक्ष की ओर से अपनाया गया था, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मैं राजस्थान और हरियाणा की भी बात यहाँ पर इसलिए करूंगी क्योंकि 25 सीटों में से जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी यहाँ पर विपक्ष को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर पीछे चल रही है। हरियाणा की अगर हम बात करते तो पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार भी वहां पर बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है और जो कांग्रेस है वो 7 से 8 सीटों पर आगे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो पहले जैसे हमने बातचीत की थी कि किसान आंदोलन का मुद्दा वहां पर जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो पैतरे चले थे, ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष ने ओबीसी चेहरे जो वहां पर उतारे हैं राहुल अखिलेश की जोड़ी ने, वो वहां पर कमाल करती हुई नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अनिल बुलचंदानी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनिल जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। नीरज मेहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। बिल्कुल ठीक है। सभी मेहमानों का एक बार और स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, अनिल बुलचंदानी जी, सबसे पहली टिप्पणी आपकी ही चाहूंगा। जिस प्रकार से यूपी की अभी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडी गठबंधन ने जिन मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है उनमें से सपा ने 4 और कांग्रेस ने 21 उम्मीदवार, जो 1-2 उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो एक नारा दिया था पीडीए का और एम फैक्टर का, वो कमाल कर गए यहाँ पर? आखिर क्या वजह रही कि यूपी में बीजेपी पार्टी को झटका लगता दिखाई दे रहा है? इस पर चिंतन का विषय है, गंभीर चिंतन का विषय है और चिंतन करना भी चाहिए और हम करेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ती, दूसरे चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है। जो कुछ भी परिणाम आए हैं वो हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मुझे सबसे बड़ा जयराम रमेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं सुबह से, जो कल तक चुनाव आयोग पर उंगली उठाते थे। सबके मुंह में दही जम चुकी है। एक भी विपक्ष का नेता जो भारत की छवि को बदनाम करने के लिए विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते थे, वो सब लोग गायब हैं। कल क्या इल्जाम लगाए जाए थे, वो डीएम कहाँ है, डीएम की सूची कहाँ है? अर्थात कांग्रेस ने कपट का रास्ता अपनाया है, धोखे का रास्ता अपनाया है, गुमराह किया लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और संविधान बदल देगी। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, कई सभाओं में कहा कि मेरे रहते हुए किसी प्रकार का कोई आरक्षण, कोई संविधान नहीं बदला जाएगा। परंतु जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया? कहां टिकट वितरण में क्या भूल, कई त्रुटि हुई है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंतन करती है। भारतीय जनता पार्टी एनडी गठबंधन की तरह हवा हवाई बातें नहीं करेगी।
ठीक है, यानी ना अनिल हम तो किसी मूलचंदानी पर जी यहाँ आरोप पर ये लगाएंगे। कह सकते हाँ, हैं- हम अपनी कमी ढूंढने ठीक है। की कोशिश करेंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे, पुनः सरकार बनाएंगे, देश की सेवा वहां और बेहतर करने की कोशिश करेंगे जहां से चुनाव हारे हैं। हाँ। आखिर ठीक है। स्मृति ईरानी इतनी सेवा करने के बाद अगर चुनाव हारती है, जहां राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस कभी सड़कें नहीं बना सकी, जन सुविधाएं नहीं दे सकी, वहां ठीक पर है। इतनी सेवा करने के बाद भी अगर प्रत्याशी हारता है तो चिंतन का विषय और उसका मंथन ठीक करेंगे। है अनिल जी, लेकिन यहाँ पर अब ये कह सकते हैं, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि मैं उसका जिक्र करने ही वाली थी, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही हैं। रायबरेली सीट क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, यहाँ से राहुल गांधी तो आगे है ही, लेकिन अमेठी सीट जो चुनाव से पहले, चुनाव से बाद में हॉट सीट ये कही जा रही थी अमेठी की, जहां से स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही है, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। तो हॉट सीट पर भी ये जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं अनिल जी ये कह सकते हैं कि संविधान को लेकर जो बात विपक्ष की ओर से की गई, या फिर राहुल अखिलेश की जोड़ी ने जो संविधान की किताब लहराई है, वो जनता पर असर कर रही है। आप भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी डर तो गए थे? अगर ये उम्मीद राहुल गांधी को रही होती तो अमेठी से चुनाव लड़ने जाते, ठीक है। रायबरेली नहीं भागते, वो ठीक है। घबराए हुए थे। अब ठीक है। स्थितियां परिस्थितियां क्यों बनी है, वोटों के समीकरण कल परसों में और सामने आएंगे, कहां से हम जीते हैं, कहां से हम हारे हैं, परंतु यह यथार्थ जानिए कि यह चुनाव निष्पक्ष चुनाव हुआ है। देश के सामने बड़ा स्पष्ट और लोकतंत्र की जीत हुई है। बिल्कुल। स्पष्ट संदेश गया है। ये जो ठीक है। कहते हैं ना ईडी सीबीआई, हाँ। मोदी जी ऐसे करते हैं, मशीनों को सेट किया जाता है ईवीएम पर, कहाँ है दिग्विजय सिंह बिल्कुल, की, बिल्कुल कहाँ ठीक के है। कांग्रेस के वो नेता? बिल्कुल जहाँ ठीक है। जीत वो इनकी, अगर जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम और भारत के संविधान ठीक लोकतंत्र है, को इलेक्शन बदनाम कमीशन करने ने लगते कल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया है, सारे आरोपों को खारिज कर दिया है और बिल्कुल निष्पक्ष पूर्ण तरीके से ये पूरा चुनाव जो है वो कराया गया है। लेकिन जिस तरह से अभी हम स्थितियां देख रहे हैं, बेहद जो चौंका देने वाली जो स्थिति है बीजेपी के लिए भी, और साथ साथ जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही थी उसके लिए भी। यामीन कादरी जी भी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस प्रवक्ता। यामीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब अनिल मूलचंदानी जी ने जिस तरह से बताया, आप चिंतन मंथन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कितनी खुशी है? लग रहा है आपको कि संविधान की किताब जो आप लहरा रहे थे वो काम कर रही है जनता के ऊपर, ये फॉर्मूला काम कर गया? यामीन जी, यामीन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है यामीन कादरी जी की जो आवाज़ नहीं बन पा रही है, संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं नीरज मेहरे जी आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अनिल मूलचंदानी जी ये कह रहे हैं कि हम जो इलेक्शन की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी जो हार है उसका हम वो करेंगे, आकलन करेंगे कि कहाँ हम में कमी रह गई है। कम से कम ईमानदारी से इस बात को वो स्वीकार तो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की ये स्थिति अगर देखते कि कांग्रेस पार्टी हार रही होती तो कहीं ना कहीं वो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ रही होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रवक्ता अनिल मूलचंदानी जी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो चुनाव है निष्पक्ष हुए हैं। नीरज जी, लगता है नीरज जी से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। यामीन कादरी जी, जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यूपी में जो इंडिया गठबंधन है उसको बढ़त मिलती दिख रही है, इस पर पहली टिप्पणी आपकी ये चाहूँगा। लेकिन ये भी चाहूँगा कि आप अनिल मूलचंदानी जी ने इस बात को स्वीकारा कि जहाँ हम सीट हार रहे हैं वहाँ का हम आकलन करेंगे और उसके बाद में हम आगे की रणनीति तय करेंगे। वो इस बात की भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो चुनाव हुए निष्पक्ष हुए हैं। हारने के बाद भी इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी हार रही होती तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और ईवीएम को ठीकरा फोड़ रही होती। क्या है टिप्पणी आपकी? देखिए, हम यूं ही नहीं ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये कह रहे थे कि अभी जयराम रमेश नहीं दिख रहे, कांग्रेस के लीडर नहीं दिख रहे, हम सब दिखेंगे और हम बताएंगे इनको। इन्होंने पूरा प्रयास किया। ईवीएम उन्नाव में आज भी खराब पड़ी हुई है। 9 ईवीएम के वीवीपैट से चुनाव की गिनती कराई जा रही है। आपने चुनाव को प्रभावित कराने के लिए हिंदुस्तान अखबार में छपा 150 डीएमओ को फोन कराया अमित शाह जी ने। अब ये जो कह रहे हैं नहीं कि हम जहाँ हारे हैं मैं चिंतन करेंगे, मैं कुछ नहीं यामीन कादरी जी, हिंदुस्तान अखबार में कहाँ छपा है? वहाँ के डीएम को हटाएंगे ये बस। नहीं, हिंदुस्तान अखबार में कहाँ छपा है? उसकी कटिंग है आपके पास? हरा दिया। यामीन मेरे पास कटिंग है, आप पर्सनल नंबर दीजिए, मैं भेज दूंगा अभी। आप यही दिखा दीजिए ना। आप हिंदुस्तान टाइम का जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अखबार में छपा है, कहाँ छपा है कि 150 कलेक्टरों को उन्होंने कॉल किया है? कोई सबूत तो दीजिए। कल जयराम रमेश से ये सवाल किया जब चुनाव आयोग ने कि आप सबूत दीजिए, तो कल सबूत नहीं दे पाए आप। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। डिबेट से जाना पड़ेगा मेरे को अभी। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे थे कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी की वजह से भाग गए, ठीक है, अमेठी से भाग गए, तो मोदी जी भी गुजरात से भाग के जो है यूपी के अंदर आ गए। जब भी तो 1.5 घंटे तक पीछे रहे अजय राय जी से वो।
ये बातें बड़बोलेपन से जनता ने जवाब दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, हारे हैं जीते हमारी किस्मत है, लेकिन आप पीछे रहे हैं 1.5 घंटे तक। ठीक है, 1.5 घंटे तक मोदी जी भी पीछे रहे, ये पहली बार हुआ है। 1.5 घंटे इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बड़बोलापन छोड़ दें और कि हम सरकार बनाएंगे कि हारेंगे। गोदी मीडिया ने तो जिताने के लिए आज 400 ही सीटें होती, अगर हम लोग जो है एक्टिव नहीं होते। आपने कम से ये कहा कि आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अल्लाह को भूलकर आपने ईश्वर का नाम तो लिया कि आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। सबको अब सम्मत दे ईश्वर भी भगवान, याद आ गया। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान। अरे आपको कम से कम ईश्वर तो याद आ गया। जगन्नाथपुरी को आप कम से कम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बनाइए, सबकी प्रार्थना करता है, आपकी सुनेगा। रोज प्रार्थना कीजिए, दिन में 4-5 बार ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपकी ईश्वर प्रार्थना भगवान जगन्नाथपुरी ने आपको हराया है। ठीक है अनिल वो जी, संबित पात्रा को यामीन इसलिए बताया कादरी कि जी। देखिए जगन्नाथपुरी ने आपको हराया, ठीक है, मोदी का यामीन भक्त कादरी बताया जी, था सुन जगन्नाथपुरी लीजिए को, राम को छोटा कर दिया, उंगली ठीक है। पकड़ के ले जा रहे थे राम को। ठीक है। आज रामचंद्र जी ने आपको हराया है। जयराम बजरंग रमेश जी दल को ने तो ले कर्नाटक में आइए। हराया था। लोकतंत्र यामीन पर उंगली कादरी जी, उठाने आप पूरा वालों, सवाल अगर भी सुन थोड़े लीजिए। दिन का अगर ये ठीक है, सत्ता आ अनिल जाती जी, है, अनिल जी, सत्ता रुक के जाइए। नशे में आपने मगरूर जिस मत तरह से रहिए। नफरत के जहर अनिल बोले, जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, कृपया बीच में ना बोले। यामीन कादरी जी, आप सुन लीजिए। आप नहीं किया देश का चुनाव प्रभावित ठीक है, करने को, ठीक हम है, हार यामीन जीत कादरी स्वीकार जी। करेंगे, लेकिन आपकी नफरत को हराया देश अरे की जनता सवाल ने। तो सुन लीजिए, तब तो जवाब दीजिए ना, सुना भी तो कीजिए। यामीन कादरी जी, चिल्लाने से क्या हो जाएगा? बताइए। अरे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप रुक जाइए, सुन लीजिए। ऐसे कुछ समझ में आएगा क्या? जयराम चलिए रमेश की बताइए आप तो। बात कर रहे थे, कल 3 बजे तक का समय दिया था जी। इलेक्शन कमीशन ने, वो क्यों पेश नहीं हुए सबूत लेकर? आप कटिंग बता रहे हैं, अखबार की कटिंग, हमें अखबार की कटिंग नहीं अब मैं देखना है। अपनी कह रहा इलेक्शन हूं, मैं कमीशन ने हिंदुस्तान की सुनिए, कटिंग आपको अरे दिखाऊंगा। पहले सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को समय दिया था ना कि आप सबूत लेकर आइए, अगर आपके जी। पास सबूत है तो उस पर भी चर्चा होगी। क्यों नहीं पहुंचे सबूत लेकर? टेक्निकल जमाना है, 2-2 मिनट में कॉल रिकॉर्डिंग निकल जाती है। नाम बताइए किन किन डीएम को कॉल किया है, और टेक्निकल चीजें लेकर आइए ना, इतना कॉल नाम नहीं रिकॉर्डिंग लेकर बताने आइए का आप। मैं, वो जयराम रमेश जी बताएंगे, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। फिर आप उनका पक्ष रख रहे हैं। आप अभी आपने कहा कि हाईकमान हिंदुस्तान बताएगा। अखबार में छपा दे कि ये यामीन हाँ। कादरी जी, आप अपनी बात से पलट रहे हैं। अभी जी। आपने कहा कि हिंदुस्तान नहीं, अखबार में छपा, हिंदुस्तान अब में फिर छपा आप वो है। बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान उसका में जवाब छपा है, जयराम मैं रमेश दिखा जी रहा ने हूं। वो क्यों ठीक है, देंगे? छोड़िए, ठीक है आप उनका यामीन पक्ष जी, रखिए ना। ठीक है, वापस मैं तो लौटेंगे आपके हिंदुस्तान पास। अखबार की कटिंग देने की जिम्मेदारी लेता तो हूं। आपको इलेक्शन कमीशन को देना था ना, ये ठीक चीज है। है, ये चीज आपको इलेक्शन कमीशन को देना था। ठीक है यामीन जी, आपके पास वापस लौटेंगे। आलोक सोती जी भी ठीक है। हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक सोती जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं, बाकी राज्यों पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को थी। यहाँ पर जिस तरह से सवाल किया गया, तो अनिल जी का भी यही कहना है कि जो भी कमियां रह गई होंगी उस पर चिंतन मंथन तो किया ही जाएगा। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी आलोक सोती जी, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम भी अब अनुमान तो यही लगाया जा रहा था कि बीजेपी ने, क्योंकि पिछली बार भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और इस बार भी ये उम्मीद थी कि बीजेपी इस परफॉर्मेंस को दोहराएगी और अच्छा इस परफॉर्मेंस को करेगी। लेकिन जो स्थितियां हम बनती हुई देख रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका हुआ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यहाँ पर कमाल करती हुई दिखाई दे रही है? संविधान का जो मुद्दा उठाया था वो जनता के मन पर असर डाला है, या ओबीसी चेहरों को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है वो फॉर्मूला काम कर रहा है? आलोक जी। जी हाँ, कई सारे फैक्टर हैं जो सामने काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ विपक्ष का भी अपना देन है और बीजेपी की भी कुछ कमियां खामियां हैं, जो कि जिसकी वजह का जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। क्योंकि 2 बार उनको एक अपार सफलता मिली थी, जिससे कि उनको लगा कि वो आप कुछ भी कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट थे, उस ओवर कॉन्फिडेंट से उनसे गलतियां हो ही जाती हैं। देखिए, चुनाव कोई एक चरणों में नहीं बदलता है, तो उसके लिए पीछे से एक परसेप्शन बनता है। लाइफ फास्ट हो गई है, कम से कम आपको 6 महीने का परसेप्शन चाहिए था। और जिस तरीके का आपने भी बताया, सही पकड़ा है कि पीडीए का जिस तरीके से परसेप्शन लेके चल रही थी आपका इंडिया, विशेषकर सपा वहां का प्रमुख, उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, और उसमें जो है पिछड़े भी है, दलित भी है और आपके अल्पसंख्यक है, तो अगले भी है। तो जी, तो अब ये देखिए, अल्पसंख्यक तो पूर्णतया सपा के साथ पहले भी था और इस बार भी था। और साथ में आपने देखा कि जिस तरीके से मायावती जी इंडिपेंडेंट होकर लड़ रही थी, तो उसमें जो दलित वोट था उसको लगा कि ये जीत नहीं पाएंगी, तो वो भी बीजेपी को न ट्रांसफर होके वो आपके इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर हुआ। इसकी वजह से बात ही, और आपने देखा कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात चली और जातिगत वो देखते हुए
उसकी बात होती रही और उसको पाटने का पूरी कोशिश की। तो उसमें जो राम मंदिर का या धारा 370 के जो मुद्दे थे वो खत्म हो गए। साथ में आपने देखा कि जिस तरीके से पेपर का लीक हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ जो परीक्षाएं होती हैं उसमें लाखों में लोग बैठते हैं, उनके परिवार वाले जो है उनसे इफेक्टेड होते हैं। तो अगर मान लीजिए 25 लाख या 30 लाख लड़का अपियर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो घर में अगर 4 लोग हैं तो 1 करोड़ लोग जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होते, इफेक्टेड होते हैं। उसका भी असर पड़ा। थोड़ा सा आपने देखा जब अग्निवीर योजना आई थी तो यूपी के बहुत से गांव के विशेषकर बच्चे हैं वो रक्षा में जाने के लिए जो है तैयारी करते हैं, तो उनको भी बड़ा सेंटिमेंट हुआ कि इस तरीके की योजना आई है। वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उस चीजों को सामने आया। तो कुल मिला के यूथ का जो अनरेस्ट था जिससे कि उनका परिवार भी जो है इफेक्ट हो रहा था, या आप कह सकते हैं रोजगार की जो एक मुद्दा मिला के ये कहें कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए, जिस प्रकार से देखिए अब उन पर पर्सनल टिप्पणी अगर देखें, आलोक सूती जी पर्सनल टिप्पणी अगर हम देखें, एक लाइन में और बढ़ा दूं। हाँ जी जी बिल्कुल, लेकिन इनसे क्या गलती हुई, इनसे बीजेपी से क्या गलती हुई? बीजेपी का जो राजनीतिक विंग है वो आरएसएस है। वो आरएसएस जो है बिल्कुल निष्पक्ष है, उसको कुछ चाहिए नहीं है, केवल सम्मान चाहिए, और वो पूर्णतः काम करता है जो इनके संगठन है उससे बेहतर काम करता है, क्योंकि वो निस्वार्थ रूप से काम करता है। तो उसको सही तरजीह नहीं दी गई इस बार। इन्होंने सोचा कि हम लोग अपना इतना स्ट्रांग हो गए हैं और हमारा जो संगठन है बहुत स्ट्रांग हो गया है, वही अकेले चुनाव जीत जाएगा। तो वहां पे इनकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई कि आरएसएस को उतना सम्मान या उतनी बात या उतना वेटेज नहीं दिया गया, जिससे जो है संदेश जो भी अच्छा उठाया जाता था, हाँ, वो बात का जस्टिफिकेशन इनका जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंच बिल्कुल पाया। ठीक है। नीरज मेहरे जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि आलोक सूती जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने आरएसएस का भी जिक्र किया, इसके अलावा जो पीडीए गठबंधन है अखिलेश यादव का उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। बीजेपी में जो कहीं कमियां रही है, कई कमियों को उन्होंने गिनाया। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि जो मोदी कैबिनेट के 6 मंत्री थे, 12 मंत्री में से 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अमेठी से स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही हैं। कहीं ना कहीं हम ये देखें कि अखिलेश यादव जो मुद्दे लेकर चल रहे थे या राहुल गांधी जो मुद्दे लेकर चल रहे थे, जनता को वो समझाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने जनता के मन में ये बात डाल दी कि अगर बीजेपी 400 पार चली गई तो वो संविधान खत्म कर देगी और रोजगार खत्म कर देगी। महिलाओं को लेकर भी बात की गई यहाँ पर। तो ये जो तमाम मुद्दे रहे जो राजनीति के बहस के केंद्र में रहे और ये मुद्दे काम कर गए, क्या लगता है आपको नीरज जी? देखिए मनीष जी, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को जो उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, उसके पीछे रक्षा और संविधान बदल देंगे। शायद कुछ तकनीकी समस्या की वजह से ने कहा। नीरज जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हम सुन पा रहे हैं आपको। नीरज जी, बात पूरी कीजिए। अच्छा, तो जो संविधान बदलने वाली थी उसका भाग मिला। दूसरी बड़ी बात ये रही कि जो पूंचल में वोटिंग जो होती है वो जातिगत आधार पे ज्यादा होती है, उसका भी रूप से समाजवादी पार्टी को मिला। और तीसरे और चौथे राउंड के बाद जो बसपा का मूल वोट है वो इंडिया को मिला, उसका बहुत अच्छा फायदा मिला। और भारतीय जनता पार्टी की जिस हिसाब से उपलब्धियां थी, उपलब्धियों की लेके जो रही थी, वो लाभार्थी जो था वो उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी होने की संभावना जो दिख रही है, निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। और निश्चित रूप से नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद तो बिल्कुल सभी जनता ये बात लेकर के श्योर थी कि इस बार जो बीजेपी का आंकड़ा रहेगा जीत का वो 70 के पार होगा। और कहीं ना कहीं सभी लोग इस बात को भी स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, राम मंदिर का मुद्दा जो है लोगों के जहन में काम कर गया है और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने से लोग एक भावनात्मक तौर पर भी बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन हम वो वोट अब कन्वर्ट होते नहीं देख पा रहे हैं। मनीष जी, देखिए फैजाबाद की स्थिति भी है कि अयोध्या में भी आप समाजवादी पार्टी वहां आगे चल रही है। बिल्कुल। और राम मंदिर चुना बहुत समाजवादी पार्टी वहां आगे चल रही है। एक बड़ी चीज हम आपको यहाँ बताएं कि राम बहुत समझदार है। देखिए, जनता ने ये भी जान लिया कि राम मंदिर किसने बनवाया और कैसे बनाया।
ठीक है नीरज मेहरी जी, कहीं ना कहीं तो आपकी हम पर आवाज भारतीय ठीक से जनता नहीं आ पार्टी पा रही है, जनता थोड़ा को कनेक्शन भी बुलाना चेक कीजिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, आपकी आवाज समझ में नहीं आ पा रही, लेकिन जितना भी आपने बताया है यहाँ पर अब देखिए राहुल अखिलेश की जोड़ी तो काम कर गई है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर हो, संविधान के मुद्दा उठाने को लेकर हो, तमाम जो जातिगत समीकरण बिछाए गए हैं उनको लेकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा डेंट लगा है, जिसको लेकर अनिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए यहाँ पर आपने चिंतन अब और आवाज मंथन आ रही है? चिंतन और मंथन तो बिल्कुल। आपने कह दिया है कि आप चिंतन भी करेंगे, इस पर मंथन भी करेंगे, लेकिन आपको क्या कमी लग रही है? आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा जो है आपकी तरफ से भरपूर उठाया गया, हर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता यही कहता नजर आ रहा था कि हमने राम मंदिर बनाया, जनता ने उस पर विश्वास किया, लेकिन वो राम मंदिर का मुद्दा गायब, 370 का मुद्दा गायब, 3 तलाक का मुद्दे गायब, और ये सारे मुद्दे जो हैं अधिकतर उत्तर प्रदेश में ही उठाए गए हैं। देखिए राम हमारी आस्था के केंद्र है, राम हमारे लिए राजनीति कभी रहे नहीं। हमारे लिए राम इस भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार है। हमने राम जी के नाम पर कभी वोट नहीं मांगे। हाँ ये जरूर है कि विपक्ष ने हम पर यह आरोप लगाकर इसको मुद्दा बना दिया। नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अगर इंडिया गठबंधन जो है सरकार में आ गया तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगा, ये बयान तो दिया गया था ना कहीं ना कहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने से पहले 2014 से पहले हमारा उद्देश्य था कि राम मंदिर बनेगा, हमने बनाने का काम किया। 370 धारा हम हटाएंगे, हमने हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कहीं कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आरक्षण कहीं कुछ नहीं होगा, संविधान को कहीं पे भी खंडित नहीं हो। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। और अगर इन जिनने कहा, देखिए कर्नाटक के अंदर संविधान बदला गया ना, मुस्लिम आरक्षण किया गया ना। मुस्लिम आरक्षण पर भी आएंगे, देखिए मुद्दों की बात अभी कम ही करें क्योंकि इसके पहले मुद्दों की बात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम आ रही हैं उसको लेकर आपसे जानना चाह रहे थे, क्योंकि राम मंदिर को आपने बात की, आपने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, लेकिन जब ऐसी बात प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है कि राम मंदिर, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, आप ये बताइए राम मंदिर क्या लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है? जब मन चाहे उसको बना दे, जब मन चाहे ताले तोड़ दे, जब मन चाहे उसको बुलडोजर चला दे, ऐसा हो सकता है? विपक्ष के नेताओं ने तो कहा, यही कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर तोड़ेंगे। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच में बात रखी कि अगर ये आएंगे तो ऐसा कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो हम राम मंदिर तोड़ेंगे। इस देश का हिंदू जिसने मंदिर बनाने का काम किया वो करने नहीं देगा। इस देश का इतिहास देख लीजिए, राम मंदिर जो है न जाने कितने हिंदुओं की बलि देने के बाद, शहादत के बाद प्राप्त हुआ है, उसको हम होने तो कुछ नहीं देंगे। परंतु सच्चाई ये है कि आज अगर विपक्ष के पास ऐसा मौका आया है, जो जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने सदैव कहा है कि मिलकर काम कीजिए, भारत के लिए काम कीजिए। जो चुने हुए प्रतिनिधि चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के, चाहे कांग्रेस के हो, भारत के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। और भारत के प्रधानमंत्री ने चाहे वैक्सीन हो, चाहे राशन हो, सुविधाएं सबके लिए दी हैं। उस राज्य में भी दिए जहां हमारी सरकार नहीं है, बंगाल में भी दी है, किसानों को भी दिया है। तो भारत के प्रधानमंत्री थोड़ी चाहते हैं कि सत्ता में नहीं आए, परंतु ये सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जब भ्रष्टाचार करने लगते हैं, भ्रष्टाचार केजरीवाल जो इनको जिंदगी भर गालियां देता रहा, उनका सहयोग के लिए आ जाते हैं, तब भारत विरोध करता है, भारत की जनता विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखती है कि जब आपस में लड़ने वाले लोग, आज सत्ता के लौलोप लोग इस प्रकार से समझौतावादी बन गए, ये बात रखने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को है। हमने जनता के बीच में बात रखी है, जनता ने जो स्वीकार किया है वो शर्माते ठीक है अनिल जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मानना ही पड़ेगा कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, हालांकि आप कह रहे हैं, आपकी बात भी हम सुन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जनता के मन में ये है, और विपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाए कि राम मंदिर के नाम पर वोट मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमने देखी है। बहरहाल यामीन कादरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। यामीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अनिल जी को आप सुन भी रहे थे कि विपक्ष ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया। खैर यहाँ पर मुद्दों की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि सीटों पर बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतगणना चल रही है और ऐसे में जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो किसी के लिए भी ठीक नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन यामीन कादरी जी, इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 119 है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कल तो आपके नेता जो है
वो 295 का आंकड़ा दे रहे थे सिद्धू मूसेवाला के गाने को, कोट भी उन्होंने वहां पर किया था कि सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है 295, वही हम लेकर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन। क्या कहेंगे आप इसको लेकर, कितना पार कर पाएंगे, कितना छू पाएंगे, और कांग्रेस कितने पर आ रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन आप 232 और 293 एनडीए है, ये आपकी टीवी स्क्रीन बता रही है। ठीक है साहब, मैं उस पर कर रहा हूँ। आप कहाँ कह रही है कि 119 है, 200? कांग्रेस 119 पर। मैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं तो इसलिए हमने अगर नारा दिया है, परिणाम आने दीजिए। कम होते हैं वो भी जनता का मत है, बढ़ते हैं वो भी जनता का मत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चुनावों के अंतिम चरणों को धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्या राम मंदिर पे मेरे भैया भी एक बात कह रहे थे कि करोड़ों हिंदुओं या लाखों हिंदुओं ने शहीद हुए हैं, प्राणों की आहुति दी है। तो मैं उनको एक बता दूं, राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। हिंदू मुस्लिम जो कमेटी वहां थी राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद की, उन दोनों ने मिलकर बनवाया। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर बहस होती जाएगी, आप आंकड़ों पे यहाँ पर बात कीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि राम मंदिर में बाबरी ताला डाल देंगे, हमने नहीं कहा था ये बात। ठीक है यामिन जी, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सुना भी करिए, दूसरे की भी सुना करिए। ठीक है, आंकड़ों पर जनता ने नकार दिया कि कोई बाबरी ताला नहीं डाल सकता, और राम मंदिर कोई अवैध भूमि में थोड़ी बना जो कोई बिल्डोजर चलवा देगा। राम मंदिर तो सबकी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए बना है। बस कौन बिल्डोजर लेके जाएगा? ठीक है, अब राम मंदिर के नागरिक तो नहीं जाएगा। आंकड़े पर बात कीजिए यामिन जी, आंकड़ों को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था, उस पर बात कीजिए। 295 की एक कही है, अगर हमारे नेताओं ने तो कहीं ना कोई चूक हो रही होगी तो हम कम रह जाएंगे। एक आंकड़ा ही तो बताया था, 232 पर तो हम हैं अभी इस वक्त। हम ये बात भी तो स्वीकारेंगे 232 पर है, लेकिन अगर कहीं चूक हुई है तो हम सुधारेंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सत्ता ने हमको जो है अपने उसमें इनका हर जो है प्रवक्ता करता था 400 पार, ये सफा हो जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस मुक्त जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और कांग्रेस मुक्त जो है ये हो जाएगा, समाजवादी मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वो आज जनता ने लाज रखी है। जनता ने बता दिया है, जनता ने बिल्कुल जनता ने बता दिया है कि वो किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। आलोक सोती जी, मैं एक और सीट का जिक्र करना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी सीट का, क्योंकि यहाँ से जो अजय मिश्रा टैनी है वो पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो किसानों का मुद्दा रहा हो उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से किसानों के जो कांड हुआ उसके बाद में ये मुद्दा खूब उछला। देखिए हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के बाद में कोई दूसरा मुद्दा जो रहा है किसानों का, वो लखीमपुर खीरी सीट पर है। क्या लगता है आपको कि जो किसान हत्याकांड का एक वजह रही है वो इस सीट पर साफ दिखाई दे रही है, और इसीलिए शायद क्या अजय मिश्रा टैनी पीछे चल रहे हैं? पर ऐड ऑन करना चाहूंगी, अब 400 पार का नारा जो बीजेपी की ओर से दिया जा रहा था कि एनडीए जो है वो 400 पार करेगा, अगर उत्तर प्रदेश में ये स्थिति रहती है तो क्या लग रहा है आपको, ये फिगर छू भी पाएगा बीजेपी? क्योंकि देखिए अभी तो शुरुआती रुझान है। नहीं, क्योंकि देखिए अब 2 तो बज ही चुका है, और अब अगर ये स्थिति है तो क्या लग रहा है आपको? बड़ी बात है। ज्यादा बच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी। जी, तो 300 अगर ये छू जाते तो बड़ी बात है। लेकिन जहां तक हमने पहले ही कहा था, जिस दिन लिस्ट निकली थी और टेनी साहब को दिया गया था, मिश्रा जी को, तो देखिए वहां पे एक गन्ना बेल्ट है और ज्यादातर किसान है, और इतना ज्यादा ये मुद्दा ऊपर उठ गया था, और ऐसे में उनको फिर से टिकट देना हमको हमारे हिसाब से एक सुसाइडल मिशन के ऊपर जा रहे थे कि ये दिखाने के लिए कि वो ब्राह्मण क्षेत्र से आते हैं, तो हमें ब्राह्मण वोट को विश्वास लेने के लिए इस तरीके की इनकी सोच रही होगी कि उनको इंटैक्ट करने के लिए टेनी साहब को जो है दे दिया गया था टिकट, जो कि ठीक नहीं था। अभी आपने देखे धोड़ी साहब का और कितने लोगों का जो जिन्होंने जो है लोकसभा या राज्यसभा में स्टेटमेंट दिए, जिसकी वजह से भड़काऊ स्टेटमेंट थे, उनके दिल्ली में टिकट काटे आपने, तो ये टिकट काटा जा सकता था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इसमें सबसे पहले मैंने ही जब लिस्ट निकली थी तो शायद आपके चैनल था या किसी पे था, हमने इसी को पॉइंट आउट किया कि ये कैसे इन्होंने दे दिया, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन आप छोटा आंदोलन ना लीजिए, चाहे ठीक है आपने रिफॉर्म्स लाए, आप बहुत अच्छा करना चाहते थे, इसका खामियाजा राजस्थान हरियाणा में भी उठाना पड़ रहा है। उसके अंदर जो ये घटना हुई थी कि कार के द्वारा जो है कुचल दिया गया था किसानों को, और किसानों ने भी जो है कार सवार, तो क्या लगता है आपको अगर टिकट में अगर फेरबदल भी होता, अगर अजय मिश्रा टैनी को टिकट ना देते और उनको टिकट काट करके दूसरे को टिकट दे देते, तो क्या लगता है आपको कि तस्वीरें कुछ अलग होती?
हाँ, थोड़ा बेहतर जरूर होती, क्योंकि आपको देखने वाली बात ये थी कि वहां पे किसान को जो जिस तरीके से चल रहा था आंदोलन, पूरा फोकस हो गया था, पूरे इंडिया में हो गया था, तो उसमें आप स्थिति को संभाल सकते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चयन किया गया, जो हमने बताया कि इनसे क्या गलती हुई बीजेपी से, तो जो उम्मीदवारों का जो चयन किया गया, प्रत्याशी का जो चयन किया गया था, उसमें भी काफी भारी गलती की गई। बिल्कुल ठीक है सर। ऋषिका ने आपसे एक और सवाल किया था, ऋषिका ने एक और सवाल किया था कि जिस प्रकार से 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया, देखिए पहले चरण की जो वोटिंग हुई उसमें 400 पार का नारा था, दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई 400 पार का नारा था, लेकिन जैसे ही हमने तीसरे चरण में कदम रखा तो एकदम से ये नारा गायब हो गया। इससे नारे को गायब होने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? जो आंकड़े आ रहे हैं आलोक जी यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी ने मैजिकल फिगर दिया था 270 300 तक का, और एनडीए का दिया था 400 पार का, तो लग रहा है आपको कि ये फिगर टच भी कर पा रहा है बीजेपी? नहीं, देखिए, बीजेपी टच नहीं कर पाएगी, और उसका जो पूर्ण बहुमत का 272 का आंकड़ा है वो भी नहीं ले पाएगी। ये इनका एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इस अगले 5 साल को, जो हम देखना चाह रहे थे कि देखिए, जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और नीरज जी से एक सवाल ले लेते हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से हम बरेली की अगर यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी से भी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। यहाँ पर क्या जो इमोशनल संदेश सोनिया गांधी ने देने की कोशिश की थी, क्या उसका असर हो सकता है? नीरज जी, राहुल गांधी वहां से जो चुनाव जीते तो निश्चित रूप से बड़ी जीत है ये कांग्रेस के लिए भी। और अमेठी की भी स्थिति बहुत अच्छी है। अमेठी में भी 75,000 वोटों से करीब किशोरी लाल शर्मा जी आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में जोड़ी को जिसको की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष ने की, तो वो निश्चित रूप से वो जोड़ी कामयाब होती दिख रही है। अच्छा, वायनाड से और बरेली से अगर राहुल गांधी को कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी तो कौन सी सीट छोड़ सकते हैं वो? क्या वायनाड छोड़ना चाहिए या बरेली छोड़ना चाहिए? क्योंकि बरेली भी पारंपरिक सीट है सोनिया गांधी की। नहीं, वायनाड राहुल गांधी कभी नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी 100%, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, उस हिसाब से राहुल गांधी रायबरेली से इस्तीफा देंगे और प्रियंका गांधी यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगी, ऐसा मेरा जानकारी में भी है। यही एक सेकंड समय, यही हालत जो है उत्तर प्रदेश में कन्नौज की भी होगी। यहाँ से भी अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे और अक्षय प्रताप यादव, यामीन कादरी जी के चेहरे पर मुस्कान है हल्की हल्की, दामाद है, वो भी निश्चित रूप से चुनाव यहीं से उपचुनाव लड़ेंगे। जी यामीन जी, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं आप। अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब यहाँ पर आपने बता दिया कि चिंतन और मंथन किया जाएगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है बीजेपी की सबसे बड़ी कमी उत्तर प्रदेश में क्या रह गई, राजस्थान में क्या रह गई, कहां बीजेपी पुश नहीं कर पाई? भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा करने आई है। आंकड़े नीचे ऊपर कई बार होते हैं। जीत और हार को तो अटल जी की भी कविताएं आपने सुनी है, जीत और हार को तो सहर्ष स्वीकार करके चलते हैं। तो मानना पड़ेगा ना नील जी, किसान आंदोलन का मुद्दा आप टच नहीं कर पाए। हाँ, जो मुद्दे हैं इस पे चिंतन मैं अकेला तो नहीं करूंगा, पूरी पार्टी मिलकर करेगी, पार्टी का संगठन करेगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कायरों की पार्टी नहीं है। ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएगी, राजनीतिक दलों पर आरोप नहीं लगाएगी। हाँ, क्या हुआ है उस पर चिंतन मनन करेंगे। हम सेवक के रूप में जाने जाते हैं, सेवा ही करेंगे। और जहां हम चुनाव जीते हैं वहां तो करना ही है, जहां चुनाव हारे वहां पे भी सेवा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो अगर देश का विपक्ष साथ आकर देश की सेवा में सहयोग करना चाहता है तो सहयोग करे, और जहां से उनके प्रतिनिधि जीते हैं वहां की जनता ने उन्हें मत दिया है। सर, अगर हम पूरी सीटों का कंक्लूजन देख रहे हैं, एमपी, महाराष्ट्र के को लेकर या पूरे राज्यों को लेकर बीजेपी की जो सीट है उनको कंक्लूजन लेकर देख रहे हैं, तो बीजेपी अपनी सीटों पर बिल्कुल स्वार है, वो अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखें कि जो उसके सहयोगी दल थे, जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल, क्या वो खास यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं? क्या ये उनकी कमी रह गई है जो बीजेपी को भुगतनी पड़ रही है? क्योंकि बीजेपी अपनी सीटों पर काबिज है बिल्कुल। देखिए, गठबंधन के जो साथी होते हैं वो अपना परिवार होते हैं, उनकी कमी पेशियां भी हमारी कमी पेशियां हैं। उनके साथ बैठकर चिंतन मनन किया जाएगा। हम अपने साथियों को दरकिनार नहीं कर देते, जिस प्रकार से राहुल और अपना अक्षय ये सब पहले साथ थे, फिर अलग हो गए, फिर साथ हो गए। ये आप मानते हैं कि जो सहयोगी दल है उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा? नहीं, उनका भी चिंतन होगा। मतलब आज का आज परिणाम जो भी सामने आ रहे हैं, अभी भी ये स्पष्ट हो जाए उसके बाद चिंतन करेंगे और निश्चित रूप से
जो जिसकी भी कमी है, और हर राजनीतिक दल में, भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करता हूँ, कांग्रेस भी, या जो भी राजनीतिक दल जीत और हार होती है तो उसका चिंतन करता है, उसके कारण क्या होते हैं, और हर आदमी ठीक है, सुधार अनिल करने जी, का इस पर प्रयास चिंतन करता है। मंथन तो आपकी ओर से किया जाएगा। यामिन जी, इस पर एक छोटा सा जवाब मैं आपका लेना चाहूंगी। अब क्योंकि पहले आप जवाब देना भी चाह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, और अब अनिल जी जो बोल रहे हैं उनकी बातों का जवाब भी दे दीजिए। चिंतन मंथन की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी परिणाम आने को है, और जैसे कि अनिल जी ने कहा कि चिंतन मंथन हम करेंगे, विपक्ष की तरह ईवीएम या फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाएंगे। ना ठीक है, फोड़ेंगे। यामीन जी जवाब दीजिए। यामीन कादरी जी, सुन पा रहे हैं आप हमको? लगता है यामीन जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है हमारा। आलोक जी, लौट करके आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, गठबंधन अलायंस जिनके साथ बीजेपी ने किया, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, और उसका खामियाजा देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी दलों की अगर भूमिका देखें तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी कहीं 7 सीटों पर प्लस है, कहीं 15 सीटों पर प्लस है, कहीं 30 सीटों पर प्लस है, कहीं 50 सीटों पर प्लस है। ये तस्वीरें इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की, यानी कि हम पूरा परफॉर्मेंस उनका देखें तो बेहतर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल बेहतर नजर आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना था और उस तरीके से काम करता तो इस बार बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाती, ये हमने पहले ही दिन से कहा था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आगे बढ़े और उसके बाद जो है बीजेपी ने जब देखा कि उनको उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है, तो बहुत ही समझदारी से उनको अपने वापस अपनी खेमे में ले आए। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी देखा कि जो जिस तरीके से सपा ने पीडीए बना रखा था, ओम प्रकाश राजभर थे और उनके साथ जो थी पटेल थी, तो इन सबको अपने साथ लाना, इस चीज को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी आरएलडी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थी। 2 सीटों के लिए लड़ रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा, क्योंकि किसान पार्टी को मानने वाली नहीं, इसका श्रेय अगर हम किसी को देना चाहें, आलोक जी, अगर इसका श्रेय अगर हम किसी को देना चाहें तो वो पीडीए को देंगे, या कांग्रेस को देंगे, या पूरे दोनों को गठबंधन को देंगे, या ये अकेला श्रेय समाजवादी पार्टी को जाएगा? किसको देंगे हम अगर श्रेय देने की बात है? इस पीडीए में, हाँ, पीडीए की जहाँ तक बात है तो वो सारा श्रेय आप समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं, और कांग्रेस ने भी सहयोगी दल की तरह करा है। हालांकि वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आ रही, कहीं ना कहीं सपा को हम यहाँ पर बढ़त मिलती हुई देख रहे हैं, कांग्रेस उससे नीचे और बाकी जो दल हैं उससे नीचे, लेकिन बीजेपी तो फिर भी पीछे ही है। पर उससे आगे समाजवादी पार्टी अगर है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये जो पीडीए फॉर्मूला है, ये जबरदस्त रूप से उत्तर प्रदेश में काम करता आया है। यामीन कादरी जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। यामीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यामीन जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, ठीक है यामिन जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, अब जिस तरह से अनिल जी ने कहा था उस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए ना 2 लाइन में, क्योंकि समय की सीमा है। अब जिस तरह से बात की जा रही है चिंतन मंथन को लेकर, अब जहां पर बीजेपी कम है या फिर बीजेपी की सीटें कम आ रही हैं, आंकड़े जो भी कह रहे हैं 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर चिंतन मंथन किया जाएगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम सवाल इलेक्शन कमीशन या फिर ईवीएम पर नहीं उठाएंगे, जनता के सामने कोई गलत नैरेटिव नहीं जाएगा। यामीन जी, देखिए, यूं ही कोई सवाल नहीं उठाता है, कुछ होता है तभी सामने आता है। जैसे कि जब वीडियो वायरल हुए, एटा में जो है पोलिंग करते हुए पकड़े गए, फिर जो है पुनर्मतदान हुआ, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बहुत जगह के वीडियो हुए, जौनपुर में ईवीएम पकड़ी गई, संभल में जो है हुआ, तो जब कुछ हुआ तभी सवाल उठाए गए। जब चुनाव आयोग सख्ती करेगा, सत्ता के दबाव में नहीं आएगा, तो निष्पक्ष चुनाव होगा, इस पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। और फिर जो है ये तो जनता का मत है, जनता दे रही है, हम स्वीकार कर रहे हैं, हमें हार देगी, हार करेंगे, जीत देगी। चुनाव आयोग ने 2 अहम टिप्पणियां की है, एक तो जब वो इलेक्शन की घोषणा कर रहा था तब, और एक कल उन्होंने, देखिए जब इलेक्शन की घोषणा की जा रही थी तब उन्होंने ये कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा आपसे नहीं होती और जफा ईवीएम को कहते हैं। दूसरी टिप्पणी उन्होंने कल की है कि शक का कोई इलाज नहीं है। दोनों टिप्पणियों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वोटिंग का वो इंडिया में बना है, और इंडिया में जो रिकॉर्ड गया है देश भर में, दुनिया भर में उसकी तस्वीरें अलग गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद थी अगर बाहर देश के सवाल उठाते तो चल भी जाता, लेकिन इंडिया में ही अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये बड़ी बात है लोकतंत्र को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है ना यामिन जी, अब हर चीज का ठीकरा देखिए, बार बार यही शब्द आ रहे हैं
कि हर चीज का ठीक रहा, आप दूसरे पर नहीं जी। फोड़ क्योंकि सकते हम हैं। सीना तान के देखिए- अगर पूरी दुनिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की वजह से ही जाते हैं। अगर उसी लोकतंत्र को हम इस तरीके से पेश करेंगे कि वो कमजोर है तो हम अपने देश को भी तो कमजोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी सोचकर और समझकर देना चाहिए कि हम किस पर उंगली उठा रहे हैं, क्या कमी हमारे अंदर है। ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा, तमाम चीजें देखिए इलेक्शन कमीशन ने कही है, उनकी निष्पक्षता को लेकर के, तमाम सवाल को लेकर के और जो आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर भी उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था जो सत्य संस्था है उस पर तो कम से कम उंगली ना उठाएं, क्योंकि वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। ऋषिका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह देखिए से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य है और इसकी एक पहचान है, लेकिन चुनाव आयोग संदेह के घेरे में जब आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बुलाया तो एक निर्णय दिया कि जब चुनाव चल रहे हैं तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसकी सुनवाई बाद में करेंगे। कि जब डेटा लेट आने लगा, सुप्रीम कोर्ट को याचिका खारिज कर देनी थी, जब उसने सच्चाई देखी तभी तो ली। चुनाव आयोग पर मैं फिर कह रहा हूँ कि यूं ही कोई उंगली नहीं उठाता। जब सत्ता के दबाव में कुछ काम कराए जाते हैं, जैसे चुनाव आयोग हमारे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इस्तीफा देके चले जाते हैं, फिर नए चुनाव आयोग आते हैं, फिर डेटा जो है लेट देते हैं, 7 दिन डेटा जो है मत प्रतिशत का लेट आया, 6% बढ़ के आया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई तो स्वीकार हुई, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकती, ये संविधान का तबाला दिया गया। हमने उसका माना, सम्मान किया माननीय न्यायालय का। तो यूं ही हम चुनाव आयोग को उंगली नहीं उठा सकते। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत आप आरोप लगा सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कहा कि अगर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो सबूत भी लेकर आइए, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल समय की सीमा है, समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उलटफेर हम देख रहे हैं, या फिर यूं कहें कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के हाथ से फिसलते तो नहीं, लेकिन वहां पर बीजेपी की स्थिति डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। और आंकड़ों पर क्योंकि हमारी नजर बनी हुई है, लगातार इस पर आप तक हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, राज्यभर आंकड़े भी आपको बता रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का क्या आंकड़ा है, एनडीए इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा है, ये तमाम चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बिल्कुल बने रहिए ना देश न्यूज के साथ, कहीं मत जाइए ना, कुछ ही देर में वापस लौट रहे हैं। नमस्कार।